हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक साई स्वागत करता हूं सभी का द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा का जो वर्ड व्यवस्था पढ़ रहे थे उसमें हम लोग व्याकरण की संरचना में व्यंजन की संरचना को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि व्यंजन से हमारे हिंदी भाषा में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बता दूं कि हम लोग एक दिन सिलेबस को डिस्कस कर चुके थे। फिर उसमें हम बताए थे कि हम लोग हिंदी भाषा को 5 भागों में तोड़ दिया था, जिसमें पहला था भाषा और दूसरा था व्याकरण संरचना। तो भाषा वाले पार्ट्स को हम लोग कर लिए, जिसमें भाषा, उपभाषा, बोली और लिपि के बारे में हम लोग पढ़ लिया। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये पढ़ लिए, ठीक है। फिर हम लोग शुरू किए थे व्याकरण संरचना की, तो जिसमें हम लोग 3 भागों में बांटे थे: ध्वनि संरचना, शब्द संरचना और वाक्य संरचना। दोस्तों, ध्वनि संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये आज हिंदी की तीसरी क्लास है, ठीक है। ये आज हिंदी की तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। कल हम लोग ध्वनि यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ड, ठीक है, उसको हम लोग पढ़े थे। और वर्ड जब पढ़ रहे थे तो स्वर को पढ़े थे। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे व्यंजन के बारे में, और कल हम लोग व्यंजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके थे। तो दोस्तों, व्यंजन क्या होता है, ठीक है। तो व्यंजन बताए थे आपको कि जो वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं व्यंजन। दोस्तों, फिर हम लोग जैसे स्वर के बाद व्यंजन पे स्वर के बारे में बात किए थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग बात करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, तो व्यंजन की बात करें तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। 33 होती है। 33 कौन कौन से वर्ड होते हैं वो आइए हम लोग चेक कर लेते हैं, बात करते हैं। तो वो होता है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है। श, ह, स होता है, सॉरी, स, ह, ठीक। तो दोस्तों, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या की बात कर रहे थे। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या होती है, मतलब व्यंजनों की संख्या होती है 33, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, ठीक है। दोस्तों, इसमें हम लोग पहले भाग देते हैं 5 वर्गों में, ठीक है। ये होता है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिसकी संख्या होती है टोटल 25। 5 गुणे 5 यानी टोटल 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो 25, ठीक। फिर आता है, हम लोग कहते हैं जो ये है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसकी संख्या होती है 4। और फिर आता है अपना ऊष्म
ऊष्म व्यंजन जिसकी संख्या होती है 4। दोस्तों 25, 4, 29, 4, 33। तो बात करें कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं। तो उच्चारण के आधार पे हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 35। ठीक है। उच्चारण के आधार पर ठीक है, उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है 35। कितनी होती है? 35। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 35। दोस्तों आपका बाकी चलेगा क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श ह। ठीक है। तो 25, 4, 29, 4, 33 ये हो गए। और दो बढ़ जाते हैं आपके द्विगुण वर्ण, जिसको हम कहते हैं ड और ढ। ठीक है। तो वो हो जाता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण वर्ण। ठीक है। द्विगुण, ठीक है, या उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त, क्या हो गया भाई, गलत लिख रहा है बार बार। उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है। ये होते हैं कौन कौन से? डलिया वाला ड, ठीक है, और ढ, ढक्कन वाला ढ। ठीक है। ड और ढ को हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और बात करते हैं कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो होती है 33। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या पूछे कितनी होती है, तो 33। 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर हम बात करते हैं कि उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो उच्चारण के आधार पे व्यंजनों की संख्या होती है 35। ठीक है। वो होती है 25 होती है स्पर्श व्यंजन, क से लेके म तक। ठीक है। और फिर अंतस्थ व्यंजन होती है य, र, ल, व, और उसमें व्यंजन होता है श, 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 ह, और दो ठो द्विगुण वर्ण आ जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण ड और ढ। ठीक है। अब बात होती है आगे इसी तरह कि लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। लिखने के आधार पे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो कोई पूछे कि लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या, लिखने के आधार पर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो लिखने के आधार पर हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 39। कितनी होती है? 39, 39। ठीक है। कौन कौन से होते हो दोस्तों? तो वो है आपका 25 आपके स्पर्श व्यंजन रहेंगे, 4 अंतस्थ रहेंगे, 4 ऊष्म रहेंगे, 2 द्विगुण रहेंगे। तो आपके 35 और 4 कौन से बढ़ जाते हैं? वो है आपके संयुक्ताक्षर। ठीक है। 4 बढ़ जाते हैं आपके संयुक्ताक्षर। ठीक। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं आपके? बढ़ जाते हैं। संयुक्ताक्षर जो होते हैं आपके 4 ठो बढ़ जाते हैं। ठीक। ये बन जाते हैं आपके 4 मिलके 39। तो लिखने के आधार पे व्यंजनों की संख्या हो जाती है 39। ये संयुक्ताक्षर हैं आपके छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक। ये 4 आपके संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ठीक है। ये आपका स्र क्या हो जाता है? श हो जाता है तुम्हारा आपका क और श से मिलके बना होता है श। त और र से मिलके रहता है ये त्र। ज और इ से मिलके बनता है ज्ञ, और स और र से मिलके बनता है स्र। ठीक है।
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ है, आपका बहुत बार पूछा हुआ है कि श किन वर्णों से, संयुक्ताक्षर में किन वर्णों से मिलके बना है, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाइएगा कि संयुक्ताक्षर से आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, इसको क वर्ग कहते हैं, इसको च वर्ग कहते हैं, इसको ट वर्ग कहते हैं, इसको त वर्ग कहते हैं, इसको प वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग वर्ग भी कहते हैं, क्या, वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अरे नहीं, बस 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में 5 5 होते हैं आपके 25। ठीक है, तो आपके हो गए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ये आपकी हो गई लिखने के आधार पर व्यंजनों की संख्या कुल 39। ठीक है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब इसका उच्चारण किया जाता है तो मुख के किसी न किसी भागों को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए जो वर्ण की जो ध्वनि है बाहर निकलती है, इसी को कहते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। अंतस व्यंजन मतलब कि अंदर से निकलती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग अंतस व्यंजन। उष्म व्यंजन मतलब इन वर्णों को बोलने पे उष्मा क्या होती है, ज़्यादा निकलती है, उसको कहते हैं उष्म व्यंजन। ठीक है, द्विगुण या उच्चिप्त व्यंजन मतलब कि 2 प्रकार के गुण रखते हैं ये, ड और ढ क्या होते हैं, ये आपको ड यहाँ पे भी मिला है और ढ मिला है यहाँ पे, यही आपके द्विगुण वर्ण है, मतलब कि 2 प्रकार के गुण रखते हैं, इसको कहते हैं द्विगुण वर्ण। ठीक, फिर संयुक्ताक्षर, संयुक्त अक्षर है मतलब 2 प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बनता है संयुक्ताक्षर। क श से त, र से ज, य से ज्य और स और र से स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र आपके संयुक्ताक्षर में आते हैं। दोस्तों अब हम लोग इसको यहाँ पे बाइंड अप करते हैं, मतलब कि क्लोज करते हैं कि व्यंजनों की संख्या के आधार पे क्या होता है। ठीक, हमने आपको बताया था दोस्तों अयोगवाह के बारे में भी। किसके बारे में, अयोगवाह। जब हम लोग स्वर पढ़ा रहे थे तो अयोगवाह के बारे में बताए थे कि अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, जो अ की सहायता से बोले जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अयोगवाह, जिसको हम लोग अंग और अह बोले थे। ठीक, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ये हम लोग पिछली क्लास में इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इस यहाँ पे बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक अयोगवाह ऐसा है कि ये 2 प्रकार के गुण रखते हैं, इसको न तो स्वर में रखा जाता है न तो व्यंजन में रखा जाता है, इसी को इसीलिए कहते हैं हम लोग अयोगवाह। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन इससे बनता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो अयोगवाह की संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है हलंत में विसर्ग कौन सा है। ठीक है, तो विसर्ग आपको, अरे मतलब कि 2 बिंदु लगा के पूछ देगा विसर्ग कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुस्वार और विसर्ग कैसा दिखता है और क्या होता है। ठीक है, कल हम लोग, आपको बता दूं कि कल हम लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे कि वर्ण परिचय, ठीक है, और भाषा से, ठीक है, मतलब व्याकरण संरचना में ध्वनि संरचना से और भाषा से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, कैसे क्वेश्चन बने हैं, कल हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। कल आपका कंटेंट नहीं चलेंगे, कल आपके सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों व्यंजनों की वर्गीकरण की बात करते हैं अब, कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, और उसके बाद हम लोग उच्चारण स्थान को रखेंगे और देख के इसको बाइंड अप करेंगे और व्यंजन यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमारा एक टॉपिक जो वर्ण व्यवस्था, व्याकरण संरचना में जो ध्वनि संरचना है, आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी एक पॉइंट बचा रहेगा संधि, वो हम लोग आगे चल के संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्वनि संरचना से एक टॉपिक आपका ये समाप्त हो जाएगा, कल हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं व्यंजन के वर्गीकरण की। व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण कहें तो व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटते हैं, घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे।
घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे। कल दोस्तों हमने आपको बताया था कि जितने भी स्वर होते हैं सब क्या होते हैं, घोष स्वर होते हैं। ठीक है, जितने भी स्वर होते हैं घोष स्वर होते हैं, मतलब कि जिनको उच्चारण करते समय क्या होता है कि अन्य मतलब कि अन्य किसी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं कि ठीक है, ये होता है हमारा घोषत्व के आधार पे। ठीक है, घोषत्व के आधार पे भी हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं, सघोष और अघोष। घोषत्व के आधार पे इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं, क्या क्या है, सघोष, इसी को हम लोग कहते हैं घोष, और एक होता है अघोष। सघोष और अघोष। प्राणत्व के आधार पे बात कर रहे हैं तो इसको भी दो भागों में बांट देते हैं, ये हो जाता है अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों में, ठीक है, स्वर तंत्रीय, जैसे जो हमारे मुख से जो स्वर तंत्र है, ठीक है, उसमें कंपन होता है, वो होता है हमारा घोषत्व के आधार पे। ठीक है, स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों के ध्वनि में कंपन। ठीक है, घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों के ध्वनि में कंपन। ठीक है, तो कंपन उत्पन्न होगा जिसको हम लोग कहते हैं घोषत्व के आधार पे सघोष और अघोष। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न हो, उसको हम लोग कहते हैं सघोष या घोष। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं सघोष। अघोष की बात करें कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अघोष। और जिस ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं घोष। अमिस होता है नहीं, घोष मिस होता है कंपन। तो जिसमें कंपन नहीं उत्पन्न होगा उसको अघोष कहते हैं, जिसमें कंपन उत्पन्न होता है उसको सघोष या घोष कहते हैं। ठीक है, अघोष में आता है आपके व्यंजन के एक और दो वर्ग। ठीक है, मतलब कि एक और दो वर्ग नहीं, मतलब पहला और दूसरा क्या कहते हैं, लाइन। ठीक है, और मतलब दो प्रकार से व्यंजनों को बांटते हैं, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्राण के बारे में समझ लें। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में कम हवा बाहर निकलती है। ठीक है, प्राण मिस होता है हवा, प्राण मिस क्या होता है, हवा। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा क्या होती है, कम निकलती है, मुख से हवा क्या होती है, कम निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा क्या होती है, मुख से हवा ज़्यादा निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण और महाप्राण आप समझ लिए। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण हमने दो आधार पे किया, घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे। ठीक, घोष मिस होता है कंपन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं घोष। ठीक, घोष को भी हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, मतलब कि घोषत्व के आधार पे भी हम लोग दो भाग बांट देते हैं, सघोष और अघोष। सघोष में क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं घोष।
जिसमें कंपन नहीं उत्पन्न होगा उसको हम कहते हैं अघोष। तो जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं अघोष। फिर हम लोग बात करते हैं प्राणत्व के आधार पे। तो प्राण मिस होता है हमारे हवा, प्राण मिस होता है हवा। तो अल्प प्राण तो कम हवा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा कम मात्रा में बाहर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा ज़्यादा बाहर निकलती है उसको हम लोग कहते हैं महाप्राण। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें दोस्तों तो हम लोग बात किए थे पहले क ख ग घ की, ठीक है, व्यंजनों की। तो क ख ग घ अंग, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण नहीं होता है। ठीक है, आपके इन्हीं 5 में देखे जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे इस कॉलम में बांटा हुआ है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम किसका होता है? अघोष का, अघोष का। ठीक है, और तीसरा और पांचवा कॉलम होता है सघोष का। ठीक है, अघोष सघोष की बात करें तो पहले अ हम लिख लेंगे। ठीक है, घोष इसको हम घोष मान लेते हैं, चाहे सघोष मान लेते हैं। ठीक है, तो अघोष होगा जिसमें पहला और दूसरा होगा। 3 बड़ा है ना, तो 3 को बड़े को पहले मौका देंगे हम लोग। तो पहला और दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, कॉलम क्या हो जाएगा आपका? अघोष का हो जाएगा। सघोष देखेंगे ना तो 2 अंक का होता है ना, छोटा होता है तो छोटे को बाद मौका देते हैं, और 2 छोटे को बहुत मानते हैं तो इसको 3 दे देते हैं। तो ग तीसरा, चौथा और पांचवा क्या हो जाएगा कॉलम आपका? घोष का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम लोग बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो पहले हम लोग इसको यर और लव को हटा देते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? अल्प प्राण और महाप्राण की। देखिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण की बात करें तो पहले हम लोग अल्प की बात करेंगे। पहले कम हवा निकलेगी तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा? ये अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरा और चौथा हो जाएगा आपका, दूसरा और चौथा हो जाएगा आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा आपका? पहला, तीसरा और पांचवा आपका हो जाएगा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा हो जाएगा आपका महाप्राण। फिर इसमें बात करते हैं, ठीक है, अंतस्थ वर्ण। हमने बात किया था कि इसमें हो जाएगा आपके अल्प प्राण में सारे स्वर। अल्प प्राण में क्या हो जाते हैं? सारे स्वर हो जाते हैं। ठीक है, और महाप्राण की बात करें तो इसमें उष्म और ढ आ जाता है, इसमें उष्म व्यंजन भी आ जाता है और ढक्कन वाला ढ आ जाता है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं कि
अंतस्थ व्यंजन की, तो इसमें अल्प प्राण में अंतस्थ आ जाता है, उसमें इसमें आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा अंतस्थ। ठीक है, ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण खत्म हो जाते हैं। दोस्तों फिर हम लोग बात करते हैं उच्चारण स्थान की। ठीक है, तो इसमें उच्चारण स्थान की बात करें तो पहले हम लोग चलता है कंठ तालु मूर्धा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत दंत ओष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ, यहाँ तक आपका चलेगा। फिर आता है आपका य र ल व। ठीक है, तो य र ल व की बात करें तो आपका य हो जाता है तालु से, और र हो जाता है मूर्धा से, और ल हो जाता है आपका दंत से। इसमें आ जाएगा य र और ल। व हो जाता है आपका किससे? दंतोष्ठ से। ठीक है, दंत और ओष्ठ मिलकर बन जाते हैं हमारा दंतोष्ठ। ठीक, ये बन जाएगा हमारा व। ठीक, दंतोष्ठ क्या बन जाएगा हमारा? व बन जाएगा। फिर हम लोग क्या बनाते हैं? य र ल व, फिर श श स। ठीक है, तो यही आपका चलेगा श श स। इसी में आ जाएगा स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतस्थ स। ठीक है, श श श ह। ह किससे हो जाएगा? ह अंदर से निकल के आ रहा है ना, तो ह हो जाएगा कंठ से। ह क्या हो जाएगा? किससे? कंठ से। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा उच्चारण स्थान। ठीक है, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ से चलता है। फिर आ जाता है दंतस्थ, दंतोष्ठ में आ जाएगा व, और आपका य र ल व। य आपका तालु से, र आपका मूर्धा से, और ल हो जाएगा आपका दंत से। ठीक, फिर श श स, तालव्य स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है, और दंतस्थ स हो जाता है। ठीक, ये था दोस्तों आपका उच्चारण स्थान। दोस्तों क्वेश्चन बनता है आपका, जो वो मैं आपको बता दूं कि पूछ देता है कि य और व, य और व को हम लोग नोट डाल के लिखिएगा। नोट, य और व को हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो य और व हमारा क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है, अर्ध स्वर क्या होता है? तो जो ध्वनि कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो, वो हमारा क्या होता है? अर्ध स्वर कहलाता है। तो य और वो हो जाएगा हमारा अर्ध स्वर। फिर आता है र और ल। र और ल की बात करें तो र हमारा हो जाता है लुंठित, और ल हमारा हो जाता है पार्श्विक ध्वनि। तो पूछता है कि र क्या है? तो लुंठित ध्वनि की बात करें तो र हमारा क्या हो जाता है? लुंठित ध्वनि होता है। ठीक है, पूछा हुआ है यहाँ पे कि र हमारा लुंठित ध्वनि है, तो पूछेगा लुंठित ध्वनि कौन सा है? तो र हमारा क्या है? लुंठित ध्वनि है। जब र को आपको बोलते हैं तो मुख से लुढ़कते हुए स्वर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कहते हैं लुंठित ध्वनि। ठीक है, ल बोलेंगे तो ल जब बोलते हैं तो हवा जो होती है दोनों साइड से पार्श्विक होकर स्पर्श करते हुए पार्श्विक होकर निकलती है, इसलिए कहते हैं हम लोग पार्श्विक ध्वनि। ठीक है, अगर आपको अभी भी इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका घोष अघोष से पूछता है, तो घोष अघोष की बात करें तो अघोष मतलब अ बड़ा है हमारा। ठीक है, तो पहले बड़े को मौका देंगे और कम देंगे, तो पहला और दूसरा जो आपका कॉलम हो जाता है वो अघोष हो जाता है। और सघोष की बात करें तो सघोष छोटा होता है, तो इसलिए छोटे को ज़्यादा देते हैं और बाद में देते हैं। तो छोटा क्या है? तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ग क्या हो जाएगा आपका? सघोष या घोष हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण, तो अल्प क्या है? कम जान है, तो पहले आपको भाई मौका दिया जाएगा। तो अल्प प्राण क्या कहते हैं? तो पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में हो जाएगा। महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा आपका महाप्राण में हो जाएगा। लेकिन महाप्राण में महाप्राण में ऊष्म व्यंजन आता है।
ठीक है, लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन बने नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी बता दिया हूँ। क्वेश्चन बना है आपका उच्चारण स्थान से। तो दोस्तों उच्चारण स्थान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा उच्चारण स्थान चलता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, फिर आता है दंतोष्ठ। तो पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन्हीं 5 में से आपसे पूछ देगा और आपको इसी में से एक क्रम याद कर लीजिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस क्रम को याद कर लेंगे तो आपका इसमें मैं बताता हूँ आपका सारा हो जाएगा। थोड़ा सा आपका दंतोष्ठ बात वह बोलेंगे, वह अब देखते हैं तो वह में आपका दंत और ओष्ठ दोनों यूज हो रहा है, तो वह आपका दंतोष्ठ हो जाता है। फिर आपका य र ल व की बात करें तो य र ल, तो तालु पहले कंठ छोड़ देंगे और तालु मूर्धा दंत से शुरू कर देंगे, तो य र ल व, फिर स। ठीक, वह बचा आपका दंतोष्ठ में आ जाएगा और ह बचा तो आपका कंठ में हो जाएगा। आपका यहीं से क्वेश्चन बस बनता है उच्चारण स्थान से। उच्चारण स्थान को आप क्लियर करके रखिएगा और कल हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा ध्वनि व्याकरण का पोर्शन था, ध्वनि संरचना का पोर्शन था, उसमें हमारा कहाँ से क्वेश्चन पूछा है और ध्वनि संरचना का पोर्शन क्या हो गया हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको किसी को इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। जब प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि आपको क्या नहीं समझ में आया था, उस पर आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, ठीक है, अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बाकी तो मेहनत हम करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और हम लोग इसी तरह इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और टारगेट बैच को अपना सफल बनाएंगे। ओके दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे कल प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि कल है हमारा रविवार और प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।